इंडिया में सिर्फ नहीं, वर्ल्ड में। तो वो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस का ये मंथ है, जब अक्टूबर चल रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में इसको अवेयरनेस बढ़ाया जाता है। तो अवेयरनेस बढ़ाने का मकसद क्या होता है, वाई वी वांट अवेयरनेस, और अवेयरनेस किसको, तो इंटायर पॉपुलेशन को, जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। इससे होगा क्या, अवेयरनेस से होता क्या है, तो अवेयरनेस से ये होता है आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग जानते हो कि ब्रेस्ट कैंसर जो है नॉर्मली फीमेल में कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया में भी हो गया और वर्ल्ड में भी है, ठीक है। पहले यहाँ सर्वाइकल कैंसर था आज से 10-15-20 साल पहले, लेकिन अभी ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स कॉमनेस्ट कैंसर इन वुमेन, ठीक है। तो अभी अवेयरनेस से होगा क्या, पहला सवाल ये आता है ना, अवेयरनेस मंथ, तो अवेयरनेस से होगा क्या, अवेयरनेस करके क्या करना है। तो ब्रेस्ट कैंसर में जब इन लोगों में जानते होंगे ज्यादातर लोग कि 4 स्टेज होते हैं, 1-2 को अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, 3 और 4 को एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो जब अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं उसमें 10 साल का जो सर्वाइवल, मतलब अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को अगर अप्रोप्रिएटली ट्रीट करते हैं, सर्जरी, कीमो, टारगेटेड, जो भी है ये सारी चीजें मिला के जो ट्रीट करते हैं, तो इसमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में ऑलमोस्ट सर्वाइवल 80 to 90% के आसपास है, कहीं कहीं 95 भी है, वो डिपेंड करता है। तो स्टेज 1-2 में अगर आप डायग्नोज करते हो तो 10 ईयर सर्वाइवल, यानी अगर 10 पेशेंट को आप ट्रीट किया तो 10 साल बाद 10 में से तुम्हारे 8-9 पेशेंट बिल्कुल ठीक रहेंगे, अपना फैमिली को देख रहे होंगे, अपना जॉब कर रहे होंगे, सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है। तो और वही आप आ जाओ स्टेज 3 में तो वो 50% या उससे कम में आ जाते हैं, 4 वाले में और 10-20%, 10 ईयर बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं लोग 4th वाले में। तो ये है, तो अवेयरनेस करने का मकसद ये है कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करें और ट्रीट करें ताकि हमारे आउटकम अच्छे रहें। तो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है कि नहीं, कोई पूछेगा कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है क्या, क्योर हो जाता है क्या, ठीक हो जाता है क्या, डॉक्टर बोला लास्ट स्टेज। सिस्टर बोलिए। ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लो किसी को लीवर में एक ब्रेस्ट कैंसर है, लीवर में एक लीजन, तो वो ठीक हो सकता है कि या ब्रेन में भी सिंगल है, बोन में सिंगल लीजन है, तो ये हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में कैसा कि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी को इम्प्रूव इसमें किया गया है। अगर एक यूएस डाटा का बात करें तो 97 से लेकर अभी तक 30% डिक्रीज इन मोर्टेलिटी जो है ब्रेस्ट कैंसर में मिला गया। दूसरा है कि एक हम लोग ये सेशन क्यों रखे, क्योंकि आप लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, कैंसर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो कोई भी आपको पूछ सकता है कि भाई इसमें ट्रीटमेंट होगा कि नहीं, इसमें क्या जांच करवाएं, तो है ना। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते, हर एक को आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप लेके आइए, आप हॉस्पिटल लेके आइए। तो कुछ चीज जानकारी आपको भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लें हमारे एब्सेंस में कोई पेशेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये फलाना जांच क्यों हो रहा है, ये टेस्ट क्यों हो रहा है, ये कीमोथेरेपी क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे कि क्या क्या होना चाहिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी सब होना चाहिए कि एक से काम चल जाएगा। बहुत पेशेंट पूछता है ना, वार्ड में पूछता है कि सिर्फ कीमो से नहीं काम चल जाएगा क्या हमारा। तो हम लोग इसी चीज में 5 से 6 क्वेश्चन है हमारे पास, उसी को हम लोग क्विज के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। पीरियड स्टार्ट होने का टाइम को मेनार्की बोलते हैं। तो जिस भी फीमेल में अर्ली मेनार्की होता है और लेट मेनोपॉज होता है, उस फीमेल का हार्मोन का एक्सपोजर उतना लंबा होता है और उसमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर 30 इयर्स के बाद हो रहा है किसी फीमेल का, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में जिसका फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 साल के पहले हो रहा है। तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तीसरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेस फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के चांस ज्यादा होते हैं। एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, प्रोटेक्टिव होता है। हम लोग क्या करते हैं, HER2 पॉजिटिव में क्या ऐड करते हैं, HER2 पॉजिटिव का क्या क्या दवाई है अपने पास, एक ट्रांस्टोजोमैब है जो सब बता रहे थे, और आप रुस्तम ब्रदर आप बताइए, तो सब यूज किए हैं। हाँ हमने ट्रांस्टोपर्टू तो चलता ही है, अभी तो चल ही तो रहा है, डे केयर में ट्रांस्टोपर्टू चल रहा है ना, इनका ही तो है। एनहर्टू भी यही चलाए है ना आप, एनहर्टू। और कौन सा एक दवाई है, वो एक और HER2 वाला ही दवाई है ना,
हटू वाला। और क्या यूज करते हो कॉमनली आप? कैप लैब तो बहुत अच्छा है। और जैसे जो ERPR HER2 निगेटिव रहता है ना, तो वो सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है झारखंड में, जो सब ग्रुप में देखा जाए। हाँ? नहीं, बायोप्सी में ये आता है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। अब ये हम लोग जो चारों कराते हैं ना, ERPR HER2, ये कराते हैं कि आउटकम कैसे होने वाला है पेशेंट का। जैसे तीनों निगेटिव आ गया तो ये तीनों टेस्ट कराने का फायदा क्या है? पहले तो हमको दवाई पता लग जाता है कि ERPR पॉजिटिव है तो हार्मोन थेरेपी पे डाल सकते हो और इसका आउटकम अच्छा रहेगा। तीनों निगेटिव आ गया तो इसमें क्या, डोज डेंस जो हम लोग देते हैं ना वीकली, बहुत लोगों को कीमो देते हैं, इसमें देते हैं, इसका आउटकम अच्छा नहीं होता ट्रिपल नेगेटिव का। ये यंग पेशेंट में बहुत कॉमन होता है और इसका जेनेटिक एसोसिएशन होता है, जैसे उसकी दादी को होगा या फिर उसकी मौसी को होगा, तो जेनेटिक एसोसिएशन बहुत कॉमन है। ऐसे समझ लो कि सिस्टम तो है, सिस्टम कितने टाइप की है? तो ANM, GNM, चार टाइप हो गए ना सिस्टर के। उसी तरह से हो गया ब्रेस्ट कैंसर, उसी में चार टाइप है। ब्रेस्ट कैंसर तो है, उसमें कौन सा है? तो अलग अलग टाइप से है। उसमें से कुछ अच्छे हैं जिनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, जैसे स्ट्रांगली हार्मोन पॉजिटिव वाले सब क्यों हैं, या स्ट्रांगली पॉजिटिव, वो सबसे अच्छा करते हैं। ये इसी सबसे इसमें ये करते हैं। तो जैसे जो ब्राका टेस्टिंग कराते, किसी भी पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जिसका 50 साल से कम उम्र है, उसको ब्राका टेस्टिंग कराना चाहिए यंग पेशेंट में। और ऑल ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, सब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में ब्राका टेस्टिंग कराना चाहिए। सर्वाइवल सबसे अच्छा ERPR पॉजिटिव वाले में होगा, सबसे अच्छा, ठीक है, और सबसे खराब ट्रिपल नेगेटिव वाले में, ठीक है। PNCT में हम लोग कुछ पेशेंट में देते हैं, ध्यान देते हो तो वो सिस्टमिक थेरेपी भी पिछले 10-15 साल में बहुत इंप्रूव किया है। साथ में CT स्कैन, MRI, PET CT, ये सब भी बहुत अब हर जगह अवेलेबल है, पहले रांची में नहीं था। उसके बाद तो हम लोग एडिक्वेट स्टेजिंग कर सकते, और रेडिएशन भी, जैसे हमारा जो नया मशीन है अभी आ गया है, उसमें भी एडवांसमेंट हुआ है। अभी क्या है, एक टर्म आ गया है ऑलिगोमेटास्टेटिक, स्टेज 4 में भी एक हो गया एकदम फ्लोरिड, सब जगह फैला हुआ बीमारी, और एक हो गया ऑलिगोमेटास्टेटिक। ऑलिगोमेटास्टेसिस का मतलब ये है कि बॉडी में एक जगह, जैसे ब्रेन में सिर्फ आया 1-2-3 लीजन है, या बोन में आ गया 1-2 जगह, या लीवर में या लंग में 1-2 जगह आया, और बाकी बॉडी ठीक है, पेशेंट ठीक है, तो इनको बोलते हैं ऑलिगोमेटास्टेटिक डिजीज। स्टेज 4 है ये, बट ऑलिगोमेटास्टेटिक। इस ग्रुप ऑफ पेशेंट को क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। वो कीमोथेरेपी इन कॉम्बिनेशन विद रेडिएशन विद सर्जरी, ये हो सकता है। तो स्टेज 4 में सेलेक्टेड पेशेंट, नॉट ऑल पेशेंट, सेलेक्टेड पेशेंट कैन बी क्योर्ड। गॉट इट? तो स्टेज 4 में अगर बोले कोई क्योर हो सकता है कि नहीं, तो जवाब ये होना चाहिए कि वो डिपेंड करेगा जांच सारे आने के बाद कि डिजीज पूरा फैला हुआ है कि 1-2 जगह छोटा मोटा है, उसमें क्योर है। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है हमारे साथ, यंगर फीमेल आती है, और कोई भी कैंसर यंगर एज ग्रुप में थोड़ा अग्रेसिव होता है, तो उसमें आउटकम या सर्वाइवल पुअर होता है। जैसे हमारा देखते हो काफी यंग पेशेंट, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, 35 साल, 40-45 साल काफी, तो यहाँ लेस देन 50 वाले ऑलमोस्ट 50% है, और 50 प्लस वाले भी 50%। ये हमारा इसमें डिफरेंस। तो कोई भी पेशेंट जिसका भी एज लेस देन 50 है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो उसको हम लोग यंग ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, लेस देन 50 में। दिया जाता है, और जैसे जो होता है कि छोटा पोषण दिया जाता है, और जिसके कारण आगे हम लोग जो टेस्ट करते हैं, कौन सा आगे होता है ISC, हाँ। ब्राका, हाँ, चलिए अच्छा, किसी भी नहीं कर पाते। चलिए बढ़िया।